मैंने 2024 के एंड में ये रोलेक्स वॉच खरीदी 2 करोड़ रुपए की, और उससे 5-6 साल पहले मुझे लगता था यहाँ तो ये वेस्ट ऑफ मनी है, यहाँ तो इम्पॉसिबल है, कैसे कोई 2-3 करोड़ रुपए अपने हाथ पे पहन सकता है। और जब मुझे सिस्टम और मनी की समझ आई तब मुझे पता चला कि चीजें वर्क किस तरह करती हैं और रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट में फर्क क्या है। रियल मनी वर्सेस बैड मनी में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। अगर मेरे एक हाथ में 5,000 रुपए का नोट है और एक हाथ में 5,000 रुपए का सिल्वर है तो 80% लोग चूज करेंगे 5,000 रुपए का नोट। और यही वजह है कि 80% लोग गरीब हैं, क्योंकि उन्हें 5,000 के नोट की वैल्यू एक सिल्वर कॉइन से ज्यादा लगेगी, क्योंकि उन्हें दोनों चीजों की ट्रू वैल्यू का नहीं पता। यही डिफरेंस है रियल मनी और बैड मनी में। आपको रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट समझने के लिए सबसे पहले सप्लाई, डिमांड और इन्फ्लेशन को समझना पड़ेगा, जो कि मैं आपको समझाने लगा। किसी भी चीज की प्राइस मेडअप होती है कुछ चीजों की बेसिस पे। सपोज करें कि आपके पास एक लैपटॉप पड़ा हुआ है 100 रुपए का और आपके घर के बाहर 100 लोग आ जाते हैं उसको खरीदने के लिए। क्या आप अभी भी उसको 100 रुपए का बेचेंगे? नहीं, आप उसकी प्राइस ज्यादा कर देंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक लैपटॉप है और 100 खरीदार हैं। उसकी प्राइस 100 है पर आप 100 रुपए का नहीं बेचोगे, उसकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होगी, उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। अब आप इतनी डिमांड देखते हुए उस लैपटॉप की प्राइस 100 से बढ़ा के 500 कर देंगे। हो सकता है उसकी प्राइस 500 देखते हुए थोड़ी डिमांड कम हो जाए और 50 लोग घर चले जाएं। अभी भी 50 लोग आपके घर के बाहर मौजूद हैं जो उस लैपटॉप को 500 रुपए का भी खरीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सप्लाई एक ही लैपटॉप की है। अब आप चाहें तो उसकी प्राइस और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, 2,000 रुपए तक लेके जा सकते हैं, और हो सकता है बाहर फिर 10 लोग रह जाएं, अभी भी आप उसकी प्राइस इंक्रीज कर सकते हो। वो आपके ऊपर है। ऐसे डिमांड, सप्लाई और इन्फ्लेशन वर्क करती है। अब ऐसे ही अगर गवर्नमेंट सोच ले कि पैसा तो कागज का है, हम ज्यादा प्रिंट करना शुरू कर दें ताकि हमारे लोगों को हेल्प हो जाए, पर ये ऐसे चीजें वर्क नहीं करती। अब इसके लिए हम वापस अपनी लैपटॉप वाली एग्जाम्पल पे जाते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने पैसा प्रिंट करना शुरू कर दिया और अब लोगों के पास पैसा भी आ गया है, डिमांड भी बढ़ गई है, पर सप्लाई तो आपके पास एक लैपटॉप की है। वो लैपटॉप आप चाहे 5,000 का भी बेच सकते हैं, 10,000 का भी बेच सकते हैं, तो ऐसे ज्यादा पैसा प्रिंट होने से भी आवाम का फायदा नहीं होगा, क्योंकि सप्लाई ही एक लैपटॉप की थी। सेम ऐसे ही चीजों की प्राइस मेडअप होती है सप्लाई और डिमांड की बेसिस पर। अब अगर गवर्नमेंट ज्यादा पैसा प्रिंट करेगी ना तो उस पैसे की कदर कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन उतनी ही रहेगी। 1990s में जिम्बाब्वे ने भी ऐसा ही कुछ किया था कि उन्होंने इतना ज्यादा पैसा प्रिंट कर दिया कि लोगों की हेल्प होगी, पर उन्होंने मिसकैलकुलेशन कर दी। वो ये थी कि इतना ज्यादा पैसा प्रिंट होने की वजह से लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया, डिमांड ज्यादा होगी, पर जो उनके पास सप्लाई थी वो उतनी ही रही, जिसकी वजह से चीजों की प्राइस इतनी ज्यादा हो गई। इस हरकत की वजह से जिम्बाब्वे की इकोनॉमी इतनी बुरी होगी कि 2008 में एक ट्रॉली में पैसे बढ़ के लोगों को जाना पड़ता था एक सिर्फ ब्रेड खरीदने के लिए, जो कि अरबों रुपए में कीमत थी, और फिर उन लोगों को $100 ट्रिलियन का नोट छापना पड़ा। अब इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक लॉ समझाता हूँ, वो है ग्रेशम्स लॉ। इस लॉ का मतलब ये है, जब पेपर मनी सर्कुलेशन में आता है, ज्यादा होता रहता है, तो लोग पेपर मनी यूज करते हैं। जिनके पास वैल्यूएबल मेटल्स या मिनरल्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर वगैरह, वो उनको हाइड कर लेते हैं और इस मनी को यूज करते हैं स्पेंड करने के लिए, ताकि क्योंकि उनको पता है कि जो उनके पास गोल्ड वगैरह है उसकी वैल्यू इस मनी मेड मटेरियल से ज्यादा है। इसको ग्रेशम्स लॉ कहते हैं, जो कहता है बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। यानी हर जगह पेपर मनी सर्कुलेट होने लग जाता है और जो समझदार लोग होते हैं वो गोल्ड वगैरह दूसरों से खरीद के अपने पास समेट लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसकी वैल्यू ज्यादा होनी ही होनी है। जैसे कि यूएस ने कई दफा प्रोपेगेंडा करके सारा गोल्ड अपने पास जमा कर लिया था, और यही वजह है कि आज यूएस एक सुपर पावर है और उसकी डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा। तो अब आपको समझ आई होगी कि जो पेपर मनी है वो बैड मनी है, जो कि गवर्नमेंट ने आउट ऑफ थिन एयर बनाया हुआ है सिर्फ आप लोगों से गोल्ड वगैरह समेटने के लिए। खुद वो गोल्ड वगैरह रखते हैं, आप लोगों को वो पेपर वाला मनी देते हैं, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इन दी एंड वो गायब हो जाना है, उसकी इंडियन गोल्ड, सिल्वर और दूसरे मिनरल्स ने ही ऊपर जाना है, यानी बिटकॉइन ने भी ऊपर जाना है। पेपर मनी की वैल्यू हमेशा कम ही रहेगी, क्योंकि ये चीजें अपनी वैल्यू टाइम के साथ होल्ड करती हैं, लेकिन गवर्नमेंट पेपर मनी प्रिंट करता रहता है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम होती रहती है। और बाकी जो गोल्ड वगैरह चीजें हैं जो कि पेपर मनी के थ्रू आपने बाय करनी होती है, उनकी वैल्यू ज्यादा होती रहती है, क्योंकि उनकी सप्लाई नहीं इंक्रीज की जा सकती। पर पेपर मनी जो है बैड मनी, उसकी सप्लाई इंक्रीज की जा सकती है। देखें, गवर्नमेंट गोल्ड, सिल्वर वगैरह नहीं बना सकती, जिसकी वजह से उसकी प्राइस मैनिपुलेट नहीं हो सकती, पर पेपर मनी गवर्नमेंट जितना चाहे बना सकती है, जिसकी वजह से आपका जो पेपर मनी है उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी कोई सेफ्टी नहीं है। अब बात करते हैं कि रिच माइंडसेट वाले लोग इस नॉलेज को कैसे यूज करते हैं। वो लोग हर पॉइंट पे स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं, और जो पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो डिसीजंस तो क्या, उनको इस नॉलेज का पता ही नहीं होता। यही तो वजह है कि वो गरीब क्यों रहते हैं, क्योंकि वो पैसा समेट के बैठ जाते हैं, उन्हें बाद में पता चलता है यार कि मेरा पैसा कम कैसे हो गया पड़ा पड़ा बैंक में। तो रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट्स की डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। सबसे पहली चॉइस है सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। आपने देखा होगा कि हमारे एनवायरनमेंट में सेविंग्स पे बहुत जोर दिया जाता है। बैंक्स वगैरह कहते हैं सेव करो, पैसा सेव करो, आपको तरीका बता रहे होते हैं, पर इन दी एंड बैंक्स खुद आपकी सेविंग से पैसा बना रहे होते हैं और थोड़ा सा प्रॉफिट आपको देते हैं। इंडियन पैसा वो खुद समेटते हैं। इसलिए तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की एग्जांपल देख लें, पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी मियां मंशा है, एमसीबी का ओनर है,
ठीक है। सारे बैंक्स वाले ही मल्टी मिलियनर्स, मल्टी बिलियनर्स हैं पीकेआर में, और कोई कोई तो बिलियन डॉलर्स प्लस भी क्रॉस कर गए हैं, डॉलर्स वगैरह में बिलियनर बन चुके हैं। ऑल थैंक्स टू योर सेविंग्स, जिसपे आप कुछ परसेंट लेके खुश तो हो जाते हो, इतना मैंने कमा लिया, वो भी सूद पर इंडियन पैसा तो वो लोग बना रहे हैं। बैंक में फर्ज करें आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा कराए हुए हैं और आपको साल बाद बैंक 2 से 3% एनुअल रिटर्न दे रहा है, मतलब 200-300 रुपए आपको साल बाद मिलेंगे। और उस 10,000 से उसने गवर्नमेंट ने खुद इतना बिजनेस करके 10,000 को 30,000 कर लिया और आपको उस 30,000 में सिर्फ 300 रुपए देने हैं। और खुद हिसाब लगाएं, आप खुद क्यों नहीं वो 10,000 इन्वेस्ट करते इंस्टेड ऑफ सेविंग एंड मेकिंग द बैंक ओनर्स रिच। कॉमनली बैंक्स करते क्या है, आपका जो 10,000 था उसको 10 to 30% इंटरेस्ट रेट पे वो किसी को लोन दे देंगे और उसको जब उनको वापस 3,000 रुपया बनेगा, उस 3,000 में से आपको 200-300 रुपए दे देंगे अगर वो लोन कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत ज्यादा तरीके होते हैं, अगर वो लोन नहीं भी कर रहे वो खुद भी किसी इन्वेस्ट कर सकते हैं बैंक से, क्योंकि बैंक के ओनर के पास पैसा आ गया, वो पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। और जब आप देखा होगा, जब आप पैसा उनसे मांगने जाते हो, आपको उस वक्त कुछ लाख के पीछे आपको तंग करते हैं कि अभी ये कर दें, मतलब एप्लीकेशन लिख के दें, अब इतना पैसा नहीं आप कैरी कर सकते, ये हो गया वो हो गया, आप कहाँ पैसा भेजना है, क्योंकि उनके पास होते ही कम पैसे, उन्होंने फिर अरेंज करने होते हैं डिफरेंट लोगों से। आज अगर बैंक का हर क्लाइंट अपना पैसा वापस मांग लेना तो सारे बैंक्स बंद हो जाएंगे, उनके पास उतना पैसा होगा ही नहीं जितना लोगों ने सबमिट कराया हुआ है। वो भी नए लोगों का पैसा आपको देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बैंक में करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, आप आज जाके 10 लाख लेते हो ना, वो आपके करोड़ में से 10 लाख नहीं आपको दे रहे होंगे, कुछ नए लोग उनका बैंक खुलवाने आ रहे होंगे, उनका 10 लाख उसी वक्त उनको आया होगा, वो 10 लाख वो आपको पकड़ा देंगे। ऐसे बैंक चलते हैं। अब जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही 10,000 रुपया डालते हैं और कुछ सालों बाद उस 10,000 की वैल्यू सिर्फ 1,000 रुपए के बराबर हो जाएगी और वो 1,000 रुपया किसी बच्चे ने भी नहीं लेना। इसके ऑपोजिट साइड पे जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं मेरी तरह, जो कि वॉचेस, मेंशंस वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, और पाकिस्तान में क्योंकि गाड़ियां भी ऊपर जाती हैं पैसा की जगह, पहले गाड़ियों में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि कुछ साल पहले होंडा सिविक 20 लाख रुपए की थी, आज वो 50 लाख रुपए की है। और जिनका बैंकों में 20 लाख रुपया पड़ा था, वो आज ही 20 लाख रुपया ही है, और वो 20 लाख रुपए की सिविक भी नहीं खरीद सकते क्योंकि उसकी बाइंग पावर कम हो गई भी है। अगर वो 20 लाख रुपए की तब सिविक ले लेते और आज सिविक बेच देते तो वापस उनके पास पैसा 50 लाख हो गया होता। जिनका बैंकों में 20 लाख रुपया था, उनको सिर्फ 2 से 3% नेट आया, तो खुद आप देखो कहां से कहां बात। और ऐसे ही रिच माइंडसेट वाले लोग बैंकों में पैसा रखने की जगह इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका एसेट भी बन जाए और उनके एसेट की प्राइस भी इंक्रीज हो जाए। जैसे अब ये वॉच है, ये मैं बैंक में 2 करोड़ डाल दूं तो मेरा पैसा कम होता रहेगा, पर ये वॉच है क्योंकि ज्वेलरी में भी आती है, रोलेक्स है, लिमिटेशन है, सप्लाई इसकी कम है, डिमांड इसकी ज्यादा है, डेड डायमंड डायल, रोज गोल्ड, ऑलिव ग्रीन डायल है, जो लोगों को बहुत इसकी डिमांड है और ये कम है मार्केट में, तो इसकी भी प्राइस ऊपर जाती रहेगी क्योंकि ये ह्यूमन मेड है। ये पेपर मनी की तरह प्रिंट ऐसे नहीं हो सकती, इसको टाइम लगेगा प्रिंट होने में। और यही फर्क है रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट में। अब मैं आपको समझाता हूँ लायबिलिटीज वर्सेस एसेट्स। इवन तो आपने ये सुने ही होंगे वर्ड्स, पर जिस डिटेल में मैं आपको समझाने लगा ना, आज तक आपने नहीं सुना होगा। अब जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं, वो लायबिलिटीज यानी वो चीजें जो उनकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होनी बल्कि डिक्रीज होनी है, में पैसे डालते हैं। फॉर इंस्टेंस, सोसाइटी का स्टेटस मेंटेन करने के लिए लोग किस्तों पे आईफोन खरीदते हैं, किस्तों पे बाइकें खरीदते हैं, किस्तों पे गाड़ियां खरीदते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हो जिसकी वैल्यू उतनी नहीं है, इंटरेस्ट पे करके उसकी वैल्यू भी ज्यादा कर रहे हो, जो कि पहले दिन से ही आपको नुकसानदेह हो गया। ठीक है, जैसे कि आईफोन लोग किस्तों पे ले लेते हैं सोसाइटी का स्टेटस मेंटेन करने के लिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं भी उन लोगों में से एक था, पर मैं अब उन लोगों से निकल चुका हूं, तो मैं आज यहाँ पे बैठा हूं। क्योंकि मैं भी एक वक्त था जब आईफोन्स के पीछे भागता था कि मेरे पास होती होंडा 70 थी, पर मुझे चाहिए होता था आईफोन, तो आईफोन भी नहीं था मेरे पास। ऑनर 8X था जो आई थिंक 30-40 हज़ार रुपए का तब था, जो कि अब 10-15 हज़ार रुपए का होगा, किसने तब लिया होगा। तो जो पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो आईफोन में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी प्राइस भी गिरती है, और जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एप्पल का स्टॉक हो गया, क्योंकि आपको पता है आईफोन लेते साथ आपने दुकान से निकलना, उसकी प्राइस 15 से 20% गिर जानी है, पर स्टॉक की प्राइस इतनी जल्दी ऐसे नहीं गिरती। इट्स एन इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे ही मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, मैं खुद भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता, पर आपको एग्जांपल मैंने दी गई है कि लायबिलिटीज वर्सेस एसेट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल, लड़कियां सोशल मीडिया पे देख देख के अपने हस्बैंड्स और अपने पापा के पैसे गुची के बैग्स वगैरह पे लगाती हैं। ठीक है, अब इन्वेस्ट तो अमीर लोग भी करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गुची से फर्क नहीं पड़ता। पर मैं एक स्पेसिफिक अवाम की बात कर रहा हूँ जो कि मोस्टली आप लोग उनमें से होंगे। तो गुची के बैग्स की जगह अगर इन्वेस्ट करना, ये गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो, ज्वेलरी ले लो गोल्ड की, क्योंकि आपको पता है उसकी प्राइस भी ज्यादा होनी है। इट्स एन एसेट। गुची के बैग की कोई प्राइस ज्यादा नहीं होनी, क्योंकि वो ब्रांड कमा रहा है, क्योंकि जो ब्रांड की वैल्यू की वजह से उसकी 2-3 हज़ार डॉलर या जितनी भी वैल्यू बनी हुई है, असली में उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है ही नहीं उतनी, तो आप उसको रीसेल भी नहीं कर सकते। आपने बैग लेते साथ ही उसको बेचने जाओ, कोई नहीं बिकना, वो पैसे वेस्ट हैं।
ठीक है, मैं चाहूँ तो अभी मैं इसको कैश करता हूँ। अगला पॉइंट, टिपिकल वर्सेस फाइनेंशियल एजुकेशन। सेम ऐसे ही पुअर और रिच माइंडसेट के लोग एजुकेशन को भी देखते हैं। जो पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं उन्हें लगता है कि जो एजुकेशन उन्हें स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में दी जा रही है वही असली एजुकेशन है और वही उन्हें अमीर बनने में मदद करेगी। पर रिच माइंडसेट वाले लोगों को पता है कि अगर स्कूल्स और कॉलेजेस रियल फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे होते तो आज बैंक्स क्रेडिट कार्ड लोन से बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं कमा रहे होते और गवर्नमेंट सिर्फ टैक्सेस से इतना पैसा ना कमा रही होती। रिच माइंडसेट वाले लोग ये चीजें खुद सीखते हैं और वो अपने हार्ड अर्न मनी और वेल्थ को ऐसे ट्रैप से बचाते हैं और खुद इन्वेस्ट करते हैं एसेट्स में। अगला पॉइंट जो कि मेरा फेवरेट पॉइंट है वो है फियर वर्सेस अपॉर्चुनिटी। अब जैसे अगर इकोनॉमी क्रैश कर जाए ना तो जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं वो पैनिक करके डर के अपने सारे एसेट्स, घर, गाड़ियां, जमीनें बेच के पैसा इकट्ठा कर लेते हैं कि यार इसकी प्राइस गिरी है, आगे बिकेगा नहीं। पर इस गिरती हुई प्राइस की वजह से जो कि और गिर जाती है, ऐसे डरपोक लोगों की वजह से हम जैसे रिच माइंडसेट वाले लोग फायदा उठाते हैं जिनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है कि अगर प्राइस गिर रही है उसने वापस ऊपर भी जाना है। इसी वजह से कभी कभी ऐसे क्राइसिस या पैनिक बिजनेसमैन को बहुत फायदा देते हैं। तो यही वजह है कि जब प्राइस गिरती है जो अमीर लोग होते हैं, जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो इन चीज़ों को खरीद लेते हैं और वेट करते हैं प्राइस वापस ऊपर जाने का। तो सस्ती खरीदी हुई चीज़ जब महंगी होती है वो तब खरीद लेते हैं और जिन्होंने वो बेची होती है उनका पैसा की बाइंग पावर क्योंकि कम हो गई होती है, क्योंकि वो चीज़ दोबारा महंगी हो गई है, वो लोग सफ़र करते हैं और रिच माइंडसेट वाले लोग इस अपने डिसीजन से और पैसा बनाते हैं और वो और रिच होते जाते हैं। और जो पुअर माइंडसेट वाले लोग हैं वो फिर ऐसे बैठा रहता है हार मान के। जैसे कि जब कोविड-19 आया था, जो पुअर माइंडसेट वाले लोग थे वो अपनी चीज़ें बेच के पैसा समेट रहे थे, लेकिन जो रिच माइंडसेट वाले लोग थे वो तब बाइंग कर रहे थे और आज उनकी बाइंग की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ही मेन डिफरेंस है पुअर और रिच माइंडसेट में। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन्वेस्ट करें। जैसे कि मैं अगर पैसा ना इन्वेस्ट करता ट्रम्प कॉइन में, जिसने मुझे 12 करोड़ रुपया बना के दिया एक दिन के अंदर। अगर आप ऐसे ही मज़े मज़े की वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन, टेक केयर।